हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, महिलाओं के जीवन में दो पक्ष आते हैं, एक ससुराल पक्ष और एक मायका पक्ष। मायके से भी उसे उतना ही लगाव होता है जितना बाद में ससुराल से हो जाता है। एक इसी जुड़े हुए सवाल का जवाब महिलाएं चाहती हैं जो शायद उन्हें नहीं मिल पाता। कथानक इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। कहानी प्रस्तुत करती हूँ, अनुत्तरित उत्तर। अभी अभी स्टेशन से समीर को छोड़कर लौटी हूँ। ट्रेन 2 घंटे लेट थी। जी चाह रहा था काश ट्रेन थोड़ी देर और लेट हो जाती। वो कम से कम थोड़ी देर और एक दूसरे के साथ रह पाते। बातें तो वे नहीं कर रहे थे, पर एक दूसरे को दबी छुपी निगाहों से देख जरूर रहे थे। बातें तो सिर्फ और सिर्फ बबलू करता जा रहा था। पापा कम से कम पेरेंट्स मीटिंग में आ जाए करिए, सबके पापा आते हैं। क्या मिलिट्री में कभी छुट्टी ही नहीं मिलती? इसका मतलब जब कुट्टी दीदी की शादी होगी तब भी आप नहीं आएंगे? 5 वर्षीय बबलू बोलता चला जा रहा था। कुट्टी 15 वर्ष की हो गई थी। उसने काफ़ी कुछ देखा है और काफ़ी कुछ समझती भी है। वो चुपचाप घर आकर अपने कमरे में चेंज करने चली गई थी। बबलू मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींचता हुआ मुझसे पूछ रहा था, मम्मी आप कब आएंगे पापा? सिर्फ मेरे बर्थडे पर आते हैं या कुट्टी दीदी के बर्थडे पर? ये भी कोई बात है? मेरे टीचर्स तो कभी उनसे मिल ही नहीं पाते। मैंने उसका कंधा थपक कर कहा था, जब समय मिलेगा आ जाएंगे। तुम दीदी के साथ खाना खाकर सो जाओ। मैं ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर अधलेटी सी बैठ गई थी। मन जाने कहाँ कहाँ भटकने लगा था। स्कूल में, कॉलेज में सोशल गैदरिंग का कार्यक्रम था। मैं हिंदी की लेक्चरर थी और आयोजन में सहायक भी थी। मैं बरामदे से गुजर रही थी कि पीछे से एक आवाज़ आई थी, एक्सक्यूज़ मी, बैठने की व्यवस्था किधर है? मैंने साथ आने का इशारा किया था और हॉल में बिठा दिया था। बिठाते समय मैंने देखा था कि वे कोई मिलिट्री पर्सन थे। उनके साथ हमारे कॉलेज की ड्रेस में एक 15-16 वर्ष की लड़की थी। मैं कार्यक्रम के दूसरे कामों में लग गई थी। थोड़ी देर बाद मंच पर अतिथियों का स्वागत करके उन्हें बिठाया जाने लगा था तो मंच से नाम पुकारा गया था, लेफ्टिनेंट समीर शुक्ला। मैं चौंक गई थी क्योंकि ये वही आगंतुक मंच की तरफ बढ़े थे। उन्हें मुख्य अतिथि की चेयर पर बिठाया गया था। मैं झेप गई थी क्योंकि मैंने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। स्वागत के लिए फूल की माला हमारी प्रिंसिपल को मैं पकड़ा रही थी। जब मैंने शमीर के स्वागत के लिए माला दी थी तो हमारी नज़रें मिल गई थी और मैं झेप गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने पर मंच के पास मैं जानबूझकर खड़ी रही थी ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। जैसे ही वे मंच से उतरे थे, मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी कि आप तो हमारी विशेष श्रद्धा के पात्र हैं, मिलिट्री के नायक हैं, पर मैंने आपको विशेष कुर्सियों में न बिठाकर साधारण कुर्सियों में बिठा दिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने कहा था, एक शर्त पर। या तो आप हमारे घर पर आकर चाय लीजिए या फिर हमें अपने घर चाय पर बुलाइए, तभी माफ़ी मिलेगी। मैंने शर्मा कर अपना फ़ोन नंबर वो पता उन्हें दे दिया था। साथ ही अगले दिन शाम को चाय पर निमंत्रित किया था। घर आकर मैंने भाभी को पूरी घटना के बारे में बता दिया था। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा था, आने दीजिए, क्या पता हमारी समस्या सॉल्व करने आ रहे हों। मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ। आप शाम के लिए ड्राइंग रूम ठीक कर लेना। मैंने तुरंत कर कहा था कि ऐसा क्या है, मेरे कॉलेज की किसी छात्रा का रिश्तेदार परिस्थितिवश अगर मेरे घर आता है तो इसमें विशेष तैयारी की क्या ज़रूरत है? हमारा घर यूं भी गंदा तो रहता नहीं है। भाभी मुस्कुरा कर चली गई थी।
अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी। मैं बड़े आराम से धीरे धीरे अपने रोजाना के काम कर रही थी। खाना खाकर मैं सो गई थी। करीब 3 बजे भाभी ने आकर मुझे जगाया था। रेनू दीदी, कब तक सोती रहोगी? घर में मेहमान बुलाकर खुद सो रही हो। उठो, जल्दी तैयार हो जाओ। माँ के बाद भाभी ही अब मेरे वो भैया के लिए सब कुछ है। तभी भतीजा शशांक अपना बैग ढूंढता हुआ अंदर आ गया था और मुझे जोर जोर से हिलाता हुआ बोला था, बुआ मेरा बैग ढूंढ दीजिए, आज मेरा मैच है। शशांक चौथी कक्षा में पढ़ता था। मैंने उसे बैग ढूंढ कर दे दिया था। वो खुद बाथरूम में घुस गई थी। मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े बदल लिए थे। फिर आईने में चेहरा निहारा था तो आंखें न जाने क्यों लजा गई थी। कमरे से बाहर निकली थी तो भाभी ने एक नज़र निहारा था। फिर बोली थी, लाडो लग तो बहुत सुंदर रही हो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा था, भाभी आप भी बस, कहीं कोई बात है भी नहीं और बतंगड़ बनाए दे रही हैं। उन्होंने कहा था, बात का बतंगड़ कब बन जाएगा पता नहीं चलता। पहले कोई इस तरह चाय के लिए पीछे भी तो नहीं पड़ा था। मन ने कहा था, ये तो सच है। थोड़ी देर बाद शशांक रोता हुआ बाहर से आया था और बोला था, मेरा बैग टूट गया, मुझे दूसरा बैग चाहिए। मैंने कहा था कि नया बैग दिला देंगे जब मॉल चलेंगे तो उसने कहा था, मुझे आज ही चाहिए बैग। मैंने उसे समझाया था, बेटा मेहमान आने वाले हैं, उनके जाने के बाद हम मॉल चलेंगे या फिर पापा के साथ चले आना। भाभी ने रसोई से कहा था, आज भैया ऑफिस से देर से आएंगे, काम ज़्यादा है। सुबह ही बता गए थे। शशांक ने मेरी ओर दयनीय निगाहों से देखा था तो मैंने इशारा करके प्रॉमिस कर दिया था। शशांक मुस्कुराता हुआ भाग गया था। बाहर डोरबेल बजी थी। भाभी ने दरवाज़ा खोला था। थोड़ी देर बाद भाभी अंदर आई थी और मुझसे बोली थी, तुम्हारे मेहमान हैं, मैंने बिठा दिया है ड्राइंग रूम में, तुम जाकर बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं जाकर संकोच के साथ बैठ गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अजनबी लोगों से क्या बात करूं। औपचारिकतावश मैंने लड़की से पूछा था, आप हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं? तो उसने कहा था, मैम आप ही तो मेरी क्लास टीचर हैं। ओह कहकर मैं खिसियाई हंसी हंस पड़ी थी। साथ में वे दोनों भी हंसने लगे थे। असल में अटेंडेंस लेते समय ध्यान अटेंडेंस रजिस्टर पर रहता था और एंट्री करने में लगे होने के कारण ध्यान चेहरों पर नहीं जाता था। वैसे भी ज्वाइन किए हुए मुझे अभी कुछ ही महीने हुए थे। कुछ समय बाद सामान्य बातचीत शुरू हुई थी तो समीर ने बताया था कि पिछले वर्ष वो कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया था और अब वो वायुसेना में है। उसकी पहली पसंद मिलिट्री हमेशा से रही है। घर में माँ बाप, एक छोटा भाई, वो ये बहन रश्मि है। भाई रश्मि से छोटा है, अभी 6वीं क्लास में पढ़ता है। भाभी चाय, पकौड़े, कचौरी और लौकी की बर्फी ले आई थी। समीर ने बड़े चाव से सभी चीज़ें खाई थीं। वो खूब तारीफ की थी। फिर भाभी से पूछा था कि रेनू मैडम ने से क्या क्या बनाया है इसमें। भाभी ने बताया था कि लौकी की बर्फी इसने बनाई है, सब कुछ बना लेती है, बस टाइम नहीं मिलता। अरे वाह, समीर ने एक बर्फी का टुकड़ा उठाते हुए कहा था। खुशगवार माहौल में नाश्ता खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा था कि वे सब पूर्व परिचित हैं। एक ही वर्ण ब्राह्मण होने के कारण दोनों के आपस में रिश्तेदारियां व परिचय भी निकलने लगे थे। दरवाजे की खटक से रेनू का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ था। शशांक इशारे कर रहा था मॉल चलने के लिए। रेनू उन लोगों से नज़र बचाकर शशांक को इशारे कर रही थी। तभी समीर अचानक अपनी कुर्सी से उठे थे और दरवाजे के पीछे खड़े हुए शशांक को पकड़ लाए थे और बोले थे, पकड़ा गया गुप्तचर, छुप कर जानकारी इकट्ठी कर रहा था। शशांक झेप गया था और समीर के साथ सभी हंसने लगे थे। उसकी मम्मी ने
सारी बात बता दी थी और मेरे प्रॉमिस की बात भी बता दी थी। समीर बोले थे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। बिल्ली के भाग से चीखा टूटा। मैं तो रश्मि को ड्रेस दिलाने मॉल जाने ही वाला था। आप सब भी चलिए, कहकर समीर ने रेनू की तरफ देखा था। रेनू ने भाभी की तरफ देखा था तो वे बोल पड़ी थी, रेनू दीदी, आप शशांक को लेकर चली जाइए, मैं तो आपके भैया का इंतज़ार करूँगी और फिर खाना भी बनाना है। रेनू, शशांक, रश्मि और समीर कार की तरफ बढ़ चले थे। समीर ने रेनू के लिए कार का अगला दरवाज़ा खोल दिया था। बच्चे पीछे बैठ गए थे। कई जगह जाम मिला था। मॉल के अंदर भी बहुत भीड़ थे। वे सब मॉल में नीचे की दुकानें देखते रहे थे, पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए एस्केलेटर से चढ़ना था। रेनू को हमेशा ही एस्केलेटर में चढ़ने में बहुत डर लगता था। एक बार माँ गिर गई थी तो बहुत चोट आ गई थी। उसने कहा था, मैं सीढ़ियों से या लिफ्ट से आ जाऊंगी, आप लोग चलिए। बच्चे दौड़ते हुए एस्केलेटर से चढ़ गए थे, पर समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। रेनू ने कहा था कि वह लिफ्ट से आ जाएगी। समीर ने कहा था कि ऐसे आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, और उसने दोनों बच्चों को आगे रुकने का इशारा किया था। रेनू और समीर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए थे। ऊपर दुकानों में शशांक का बैट व रश्मि की ड्रेस खरीद ली गई थी। समीर ने रेनू से कहा था कि आप भी अपने लिए कुछ ले लीजिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह या कोई ड्रेस। तो रेनू ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि ड्रेस बहुत सी हैं और कॉस्मेटिक्स मैं इस्तेमाल करती नहीं, सिर्फ जाड़े में निविया सॉफ्ट यूज़ करती हूँ बस। समीर को उसकी सादगी अच्छी लगी थी। मॉल में तीसरी मंजिल पर रेस्टोरेंट था। वे सब वहाँ समीर के आमंत्रण पर जाकर बैठ गए थे। भूख किसी को नहीं थी, क्योंकि घर से सभी नाश्ते के बाद ही निकले थे। बच्चे अपने पिज़्ज़ा बर्गर की चाहत को रोक नहीं पाए थे। चलते समय रेनू ने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया था तो समीर ने कहा था, कृपया ये मौका इस नाचीज़ के पास रहने दीजिए। रेनू धीरे से मुस्कुरा दी थी। समीर ने रेनू और शशांक को घर के बाहर तक छोड़ दिया था। रेनू ने कहा था कि मेरे भैया से नहीं मिलेंगे, तो समीर ने कहा था, अगली बार आऊँगा तो मिलूँगा, अभी तो जाकर पैकिंग करनी है, कल रात को निकलूँगा, वीकेंड पर ज्वाइन करना है, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। रेनू शशांक के साथ अंदर आ गई थी। दरवाज़ा भैया ने ही खोला था। भैया ने सुबह भी कुछ पूछा नहीं था। इसका सीधा सीधा अर्थ था कि भाभी ने सब कुछ उन्हें बता दिया था। करीब 1 माह बाद समीर का फ़ोन आया था। पहले तो अननोन नंबर समझकर उसने उठाया नहीं था, पर बार बार कॉल करने पर उठाया था तो आवाज़ आई थी, मैं समीर शुक्ला, आपके यहाँ चाय पीने गया था। रेनू का दिल धक धक करने लगा था। हे भगवान, अभी तो भैया भी घर में हैं, वो क्या सोचेंगे। वो तो समझी थी कि चैप्टर क्लोज हो गया है। हालांकि उसके लिए ये कहना भी गलत होगा कि पिछले दिनों से उसे समीर की याद आई ही नहीं। उसकी विनम्रता व सज्जनता ने उस पर छाप छोड़ी थी। पूरे समय उसने कहीं भी रेनू को छूने का प्रयास नहीं किया था, वरना मिलिट्री वाले ऐसे होते हैं कि मौका मिलते ही फौरन हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। समीर ने बताया था कि उसके अम्मा बाबूजी उससे उसके परिवार से मिलने आना चाहते हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर बताया था। वो ये भी बताया था कि छोटा भाई व रश्मि भी साथ आएंगे। दोपहर को उसने भाभी को सब कुछ बता दिया था। भाभी ने कहा था, घर परिवार व लड़का तो अच्छा है ही, सजाती भी है, बात बन जाए तो अच्छा है। समीर ने भैया का नंबर भी मांगा था। 1 सप्ताह बाद का दिन तय हो गया था। भाभी ने रेनू से कॉलेज से छुट्टी ले लेने को कहा था। रेनू ने भाभी की किचन में हेल्प करके
थोड़ी देर आराम किया था। भाभी ने समीर की माँ से अनुनय किया था कि रात का खाना वे लोग यहीं से खाकर जाएं, पर समीर की अम्मा ने मना कर दिया था। कहा था कि वे लोग सिर्फ चाय लेंगे, रात के खाने के लिए कुक आएगी। कमरा साफ सुथरा किया गया था कि शायद वे लोग आराम करना चाहें। ड्राइंग रूम संवारा गया था और संवारी गई थी रेनू। भाभी ने अपना हल्का सा सेट पहना दिया था, वो थोड़ी कीमती सी साड़ी। रंग तो रेनू का गोरा था ही, सब कुछ फपता था उस पर। सब लोग आए थे, रेनू को देखा था, बातचीत किया था और बिना किसी लाग लपेट के सीधे हाँ कह दिया था। दोनों तरफ से तारीख निकलवाई गई थी और शादी की तारीख तय हो गई थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। भाभी के अकेले होने के कारण रेनू शादी की तैयारियों में सहयोग कर रही थी। इस बीच रेनू और समीर के बीच टेलीफोनिक बातचीत शुरू हो चुकी थी। जब कभी शादी की तैयारी के बीच रेनू बात नहीं कर पाती थी तो समीर कई दिन तक रूठा रहता था। हार कर रेनू को ही उसे बनाना पड़ता था। उसे ये डर भी था कि कहीं किसी छोटी सी बात से शादी में विघ्न न पड़ जाए और भैया भाभी मुश्किल में पड़ जाए। खैर शादी हो गई थी, दोनों पक्ष खुश थे, परिवार के लोग भी अच्छे थे। रेनू खुश थी कि अच्छा परिवार मिला है। समीर छुट्टियां खत्म होने पर ड्यूटी पर चला गया था। अगली बार समीर जल्दी ही आ गया था और वे दोनों घूमने गए थे। रास्ते में समीर ने एक शर्त रखी थी कि रेनू नौकरी छोड़ दे, वो अम्मा बाबूजी का ध्यान रखे। रेनू यद्यपि ऐसा चाहती नहीं थी, पर दाम्पत्य जीवन की कलह को टालने का बस वही एक रास्ता था। लौट कर उसने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच कुट्टी पेट में आ गई थी। वैसे भी वो घर की देखभाल तथा अपने स्वास्थ्य के कारण जल्दी थक जाया करती थी। समीर जब भी छुट्टी मिलती थी घर आ जाता था। वो खुश था कि रेनू अम्मा बाबूजी की देखभाल अच्छे से करती थी। कुट्टी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और फिर स्कूल जाने लगी थी। अब रेनू का काम और बढ़ गया था। वो कुट्टी को स्कूल छोड़ने जाती थी, उसका होमवर्क करवाती थी, वो घर तथा बाबूजी अम्मा की देखभाल भी करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु अचानक भाभी के पेट में एक बड़ा सा ट्यूमर निकल आया था। दर्द से भाभी बेहाल रहा करती थी। घर का काम भी नहीं हो पा रहा था। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि नौकर रखा जा सके। इसी बीच बबलू पेट में आ गया था। मैं भाभी को देखने गई थी तो उनका हाल देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने 1 सप्ताह बाद ऑपरेशन के लिए कहा था। दूसरे दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होना था। रेनू कुट्टी के साथ वहीं रुक गई थी। वो अम्मा बाबूजी को फ़ोन पर सब बता दिया था। भाभी का ऑपरेशन हुआ था और वो अस्पताल तथा घर के बीच झूलती रही थी। शशांक को कुट्टी को भी देखना पड़ता था। इस बीच समीर कहीं सीमा पर था और उससे बात नहीं हो पा रही थी। इस बीच समीर के भाई रवीश की नौकरी भी लग गई थी और रश्मि की शादी भी हो गई थी। उसने उन दोनों को भी फ़ोन करके भाभी के बारे में बता दिया था। इसी दौरान ऑपरेशन की रात को ही बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया था। अम्मा का फ़ोन आया था और उसके पहुंचते पहुंचते बाबूजी सबको छोड़कर चले गए थे। वो समीर को भी लगातार फ़ोन करती रही थी। भैया भी आ गए थे पर कुछ नहीं हो पाया था। रवीश और रश्मि भी एक दिन बाद आ गए थे। 1 सप्ताह बाद खबर मिलने पर समीर आ पाया था तो उसने रेनू से ठीक से बात नहीं की थी। बबलू हुआ था। समीर छुट्टी पर आने पर उसके साथ खेलता था, पर रेनू से बात कभी कभी ही करता था। इन्हीं हालातों के बीच कुछ समय निकल गया था। फिर एक दिन रेनू कुट्टी व बबलू को लेकर इस छोटे से मकान में आ गई थी, क्योंकि उन हालातों में
उसे रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने अपनी पुरानी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली थी। अब बबलू और कुट्टी के बर्थडे पर समीर वहाँ जरूर आता था। रेनू महसूस कर रही थी कि समीर का दिल धीरे धीरे पिघल रहा है, पर वो समीर से पूछना चाहती है कि पत्नी जीवन भर पति के इशारे पर नाच सकती है, तो पत्नी को क्या अपनी माँ या माँ समान भाभी के तकलीफ के दिनों में साथ खड़े होने का हक नहीं है? कोई भी अपराध सिर्फ पत्नी के सिर क्यों मढ़ा जाता है? आखिर पत्नी की भी भावनाएं होती हैं। ये प्रश्न हमेशा उसे अनुत्तरित लगा है। नमस्कार।